हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में, जिससे अस्थमा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसे क्या कहते हैं। इसके बाद हम उसके कारण देखेंगे, उसके लक्षण, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और उसके बाद में हम लास्ट में उसकी ट्रीटमेंट को देखेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ब्रोंकियल अस्थमा या फिर अस्थमा हम कहते किसे हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारे लंग्स में कई सारी नलिकाएं होती है जिसे हम ब्रोंकियल ट्री कहते हैं। देखिए दोस्तों, जहाँ से हम सांस लेते हैं, तो एक यहाँ से सांस लेते हैं, तो उसके बाद जो दो लंग्स होते हैं, उस लंग्स में कई सारी हमारी नलिकाएं होती है जिसे हम ब्रोंकियल ट्री कहते हैं। जो ये ब्रोंकियल ट्री होते हैं, इस ब्रोंकियल ट्री में या फिर जो हमारा जो लंग्स होता है उसके लास्ट पार्ट जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं, उससे पहले जो हमारा ब्रोंक्यूल्स आता हुआ है, तो ब्रोंक्यूल्स में किसी भी कारणों की वजह से सूजन आ जाती है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ब्रोंकियल अस्थमा। ये हुई हमारी आसान भाषा में इसकी डेफिनेशन। देखिए, हमारा जो ब्रोंक्यूल्स होता है उसका डायमीटर कुछ इस तरह के होता है। ये हमारा हो गया नॉर्मल ब्रोंकस। जो ब्रोंकस होता है उसका डायमीटर क्या होता है, नॉर्मल तरीके से ऐसा होता है। लेकिन जब हमारे ब्रोंकियल अस्थमा होते हैं, तो इसकी वजह इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्रोंकस के मसल्स जो होते हैं, जो हमारा ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसके मसल्स होते हैं, उस मसल्स में क्या होती है, स्टिफनेस आ जाती है, सूजन आ जाती है। और इसके साथ साथ जो हमारे ब्रोंक्यूल्स की कैविटी होती है, उस कैविटी में म्यूकस जो होता है वो प्रोड्यूस होने लगता है। म्यूकस उसे कहते हैं जो हम कफ के थ्रू हमें बाहर निकलते हैं, जिसे स्पुटम भी कहा जाता है। तो उस इन्फ्लामेशन के साथ साथ म्यूकस भी हो जाता है इस ब्रोंकस में। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे ब्रोंकियल अस्थमा। बेसिकली ब्रोंकियल अस्थमा कुछ नहीं है। ब्रोंकियल अस्थमा यानी कि जो हमारा ब्रोंकियल्स होता है, ब्रोंकियल ट्री होता है, उसमें सूजन आ जाते हैं और इसके साथ साथ म्यूकस प्रोड्यूस होता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ब्रोंकियल अस्थमा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा के टाइप्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अस्थमा के मेनली दो टाइप होते हैं। एक होता है एलर्जिक और अर्ली ऑनसेट जो होता है, और दूसरा होता है नॉन एलर्जिक और जो लेट ऑनसेट होता है। दोस्तों देखिए, अर्ली जो ऑनसेट होता है, एलर्जिक अस्थमा होता है, वो क्या होता है, वो चाइल्डहुड में स्टार्ट हो जाता है। बचपन में ही जो अस्थमा स्टार्ट हो जाता है, इसे हम अर्ली ऑनसेट अस्थमा कहते हैं। और जो लेट स्टार्ट होता है, जो बड़ी एज ओल्ड एज के बाद जो स्टार्ट होता है, इसे हम लेट ऑनसेट कहते हैं, या फिर जो नॉन एलर्जिक अस्थमा हम कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो क्या होता है कि जो अर्ली ऑनसेट अस्थमा होता है उसमें क्या होता है, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। जो अर्ली ऑनसेट जो अस्थमा होता है उसके इस पेशेंट में क्या होता है, जो चिल्ड्रन होता है उसके माता या पिता में जो ब्रोंकियल अस्थमा है उसका लक्षण होते हैं, तो वो जेनेटिकली ही उस चिल्ड्रन में आ जाता है। लेकिन जो नॉन एलर्जिक अस्थमा होता है उसमें क्या होता है, कोई फैमिली हिस्ट्री होती नहीं है। दोस्तों, क्या होता है कि एलर्जिक अस्थमा नाम से ही हमें पता चलता है। तो क्या होता है कि ये कोई एलर्जी की वजह से अस्थमा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक जो चिल्ड्रन होता है उसमें क्या होता है, जो अर्ली ऑनसेट होता है उसमें क्या होता है, अर्ली जो कोई एलर्जी की वजह से अस्थमा होता है, तो उसे इसकी वजह से उसका नाम है एलर्जिक अस्थमा। और जो लेट अस्थमा होता है उसमें कोई एलर्जी की वजह से इन्फेक्शन नहीं होता है, एलर्जी नहीं होती, इसकी वजह से नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, किसी भी टाइप का बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन हमारे लंग्स के अंदर लगता है, या फिर स्मोकिंग हो गया है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ओल्ड एज में जो अस्थमा होता है उसे हम कहते हैं लेट स्टेज ऑफ अस्थमा। इसके बाद जो एलर्जिक अस्थमा होता है, जो चिल्ड्रन में होता है, उसमें क्या होता है, वो एपिसोडिक हो जाता है। जब वो चिल्ड्रन किसी एलर्जी के कांटेक्ट में आएगा तो उसे अस्थमा होगा। लेकिन जब वो एलर्जी वाली परिस्थिति से बाहर निकलेगा तो उसमें अस्थमा नहीं दिखाई देगा। मतलब क्या होता है, एपिसोड वाइज जो अस्थमा होता है उसे एलर्जिक अस्थमा कहते हैं, जो चिल्ड्रन में होता है। लेकिन जो क्रोनिक जो लेट ऑन स्टेज होता है, जो बुजुर्गों में पाया जाता है किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो उसमें क्या होता है, वो क्रोनिक प्रेजेंटेशन में रहता है। क्योंकि जो एक दिन तक भी रह सकता है, वो एक हफ्ते तक भी रह सकता है, या फिर जो एक महीने तक भी वो अस्थमा रह सकता है। तो इसके बाद क्या होता है कि जो अर्ली जो एलर्जिक अस्थमा होता है उसमें क्या होता है, आईजीई जो एंटीबॉडीज़ होती है वो एलिवेटेड होती है। मतलब कि ब्लड में जो आईजीई एंटीबॉडी होती है वो बढ़ चुकी होती है, क्योंकि एलर्जी की वजह से अस्थमा हुआ है। और आईजीई एंटीबॉडी होती है वो क्या करती है, हमारी एलर्जी के साथ में फाइट करती है। इसकी वजह से आईजीई एलिवेटेड होती है। एज़ कम्पेयर टू जो नॉन एलर्जिक अस्थमा होता है उसमें आईजीई एलिवेटेड नहीं होती है, क्योंकि मेनली वो इन्फेक्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है।
दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अस्थमा के कौन कौन से कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से हमें अस्थमा होता है। देखिए दोस्तों, हमने आगे बात की दो अस्थमा के बारे में, एक होता है एलर्जिक और दूसरा होता है नॉन एलर्जिक। दोस्तों लेकिन उनके दोनों के कारण के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके कॉजेज़ के बारे में बात करें तो सबसे पहले होता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हमने कब देखा था? हमने नॉन एलर्जिक अस्थमा में देखा था जो ओल्ड एज में होता है, तो वो हो गया एलर्जिक इन्फेक्शन। जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं उसकी वजह से जो अस्थमा होता है। दूसरा हो गया हमारा किसी भी टाइप का बेवरेज या फिर इस टाइप का फूड, देखिए हम ठंडा पीते हैं तो उस ठंडे की वजह से भी हमें अस्थमा होता है, वो हो गया एलर्जिक टाइप ऑफ अस्थमा। दोस्तों इसके बाद आते हैं पेट्स, मतलब पेट से हम घर में कुत्ते या बिल्ली पालते हैं तो उसकी स्किन में से जो पार्टिकल्स होते हैं, जो रज जैसे पार्टिकल होते हैं, इसकी एलर्जी हो सकते हैं। तो इस ये हो गया तीसरा कोजिस। इसके बाद स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस की वजह से अस्थमा हो सकता है। सर्टेन मेडिकेशन हो गई, किसी भी टाइप की क्रोनिक तरीके से लंबे समय से किसी चिल्ड्रन या फिर बुजुर्ग लोग किसी भी टाइप की मेडिकेशन ले रहे, दवाई ले रहे हैं, तो इसकी साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी अस्थमा हो सकता है। इसके बाद हो गया डस्ट पार्टिकल्स हो गया। इसके बाद केमिकल एंड परफ्यूम्स हो गया, किसी भी टाइप के परफ्यूम्स की वजह से भी एलर्जी हो सकती है और इससे अस्थमा प्रोड्यूस हो सकता है। इसके बाद पोल्यूशन हो गया, स्मोकिंग हो गया। इसके बाद जेनेटिकली हो गया, जो माता या पिता से सीधा चिल्ड्रंस में आता है। तो दोस्तों ये कुछ थे कॉमन कॉजेज जो अस्थमा के लिए जवाबदार है। दोस्तों आगे हमने बात की कि जो हमने अस्थमा के कॉजेज़ के बारे में बात की और उसके टाइप्स के बारे में बात की, लेकिन जो कॉजेज़ है वो हमारी बॉडी में ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से जो ब्रोंकस होते हैं उसमें सूजन आ जाती है और म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ने लगता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्रोंकियल ट्री होती है उसमें क्या होता है, नैरो हो जाती है और इसकी वजह से क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ऐसा क्या होता है इसके शरीर में जिसकी वजह से ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो हमने आगे बात की हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। देखिए जैसे हमने पीछे पीछे बात की कि पोल्यूशन हो गया या फिर किसी भी टाइप की एलर्जीज हो गई या फिर किसी भी टाइप का मेडिकेशन हो गया, परफ्यूम्स हो गया। दोस्तों ऐसे कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं या फिर जेनेटिक फिली फैक्टर्स होते हैं जो बॉडी से, हमारी माता पिता से सीधी बॉडी से आता है। दोस्तों ऐसे फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, जब भी वो फैक्टर्स हमारे शरीर के अंदर जाते हैं हवा के साथ साथ, तो जो क्या होता है, हमारा जो हमने आगे देखा था कि जो ब्रोंकस होता है उसके जो इनर लेयर होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं, तो वो क्या होता है, एक्टिवेटेड होता है। और जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होता है वो क्या सिक्रेशन करता है, हमारे इंटरल्यूकिन्स का सिक्रेशन करता है। और जो इंटरल्यूकिन्स होते हैं जिसे हम IL भी कहते हैं, वो कि कई टाइप्स के होते हैं इंटरल्यूकिन्स। जो इंटरल्यूकिन्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे ब्रोंकियल्स में क्या होता है, इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम अब क्या होता है, हमारे ब्रोंकियल्स में क्या होता है, इन्फ्लामेशन तो प्रोड्यूस हो चुका है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो ब्रोंकियल्स होते हैं उसमें नैरो हो जाता है, उसका डायमीटर डिक्रीज हो जाता है। तो अब क्या आगे क्या होता है, जो इन्फ्लामेशन हो चुका है हमारे ब्रोंकियल्स के अंदर, तो वो क्या करता है, वो हमारे अंदर हिस्टामाइन और प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन करता है। अब हिस्टामाइन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, वो ब्रोंकियल की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। और जो इंक्रीज हुए जो हमारी जो ब्रोंकियल्स की एक्टिविटी होती है तो क्या करते हैं, वो एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे ब्रोंकियल्स के अंदर म्यूकस का इंक्रीज हो जाता है। तो क्या होता है, हमें कफ दिखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एयरवेज होता है वो क्या होता है, नैरो हो जाता है। अब क्या हुआ, एयरवेज में इन्फ्लामेशन भी हो गई, इसके साथ साथ म्यूकस भी प्रोड्यूस हो गया। तो क्या होगा, हमें जो ब्रोंकियल अस्थमा या फिर अस्थमा के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो अस्थमा के सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला कफ हो गया। कफ क्यों होता है, क्योंकि म्यूकस का प्रोडक्शन इंक्रीज हो चुका है। इसके साथ साथ विजिंग देखने को मिलते हैं। विजिंग यानी कि क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो हमें क्या एक सीटी जैसी आवाज़ आती है, क्योंकि जो ब्रोंकस होते हैं वो नैरो हो चुके हैं। तो नैरो में से जो वह पास जाती है, तो पास होती है, तो पास जाते समय क्या होती है, एक सीटी जैसी आवाज़ प्रोड्यूस करता है। तो ये हो गई हमारी विजिंग, जो अस्थमा का मेन सिम्टम्स है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है।
इसके बाद हो गया ब्रेथलेसनेस। ब्रेथलेसनेस भी ऐसे देखने को मिलते हैं क्योंकि जो डायमीटर्स में से हवा पास होने होने वाली थी वो क्या होती है, कम पास होती है। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड बढ़ती है। तो क्या होता है, हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट होता है, आरआर रेट होता है, वो क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। इसके साथ साथ हमारे जो चेस्ट होती है वो टाइट देखने को मिलते हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी जो चेस्ट होती है वो टाइट हो चुके हैं, क्योंकि जो हमारे लंग्स के अंदर जो ब्रोंकियल ट्री होती है पूरे का पूरा क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो चुका है। तो दोस्तों ये हमारे मेन जो सिम्टम्स थे अस्थमा के, वो हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स थे वो देखने को मिलते हैं। तो हमने आगे कुछ ऐसे सिम्टम्स, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के बारे में बात की, लेकिन अस्थमा में जो क्रॉनिक अस्थमा होता है, जो लेट ऑनसेट अस्थमा होता है, उसमें एक सिम्टम्स पेक्युलर देखने को मिलते हैं जिसे हम स्टेटस अस्थमेटिक्स कहते हैं। दोस्तों स्टेटस अस्थमेटिक्स क्या होता है, वो मेनली बुजुर्ग लोगों में दिखाई देने को मिलता है। वो मेनली इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो इसमें क्या होता है, जब हमें क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है हमारे लंग्स के अंदर, तो इसमें क्या होता है कि जो अस्थमा होता है वो क्रॉनिक टाइम से होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा ब्रोंकस होता है, वो ब्रोंकस में क्या होता है, जो मसल्स होते हैं बाहर के, उसमें स्टिफनेस देखने को मिलते हैं। मसल स्टिफनेस हो चुके हैं, तो उसके साथ साथ उसमें क्या होता है, म्यूकस सिक्रेशन कहीं ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी कोई ट्रीटमेंट, जो हम ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं पेशेंट के अंदर, जो हम ट्रीटमेंट आगे देखेंगे वो ट्रीटमेंट दे चुके होते हैं, लेकिन उसमें कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, जिसमें क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा जो ब्रोंकियल्स होता है वो नैरो हो चुका होता है, उस पूरा का पूरा ब्लॉक हो चुका होता है। इसकी वजह से हमें सांस तो हमें अंदर लेने की जो हमारी ऑक्सीजन जा रही होती है वो जा ही नहीं रही होती है। तो इसकी वजह से हमें कुछ सेकेंडरी सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो हमारा आर आर रेट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जो हमें ऑक्सीजन की कमी पड़ती है। तो इसकी वजह से कायनोसिस देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थे हमारी जो हमारी स्टेटस अस्थमेटिक्स के कुछ सिम्टम्स। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, हमने आगे देख लिया अस्थमा की डेफिनेशन देखी, उसके बाद उसके टाइप्स देखे, उसके बाद उसके कॉजेज़ देखे, और उसके बाद उसके क्लिनिकल फीचर सिम्टम्स देखे। अब हम देखते हैं जो डायग्नोसिस है, अस्थमा को कैसे डायग्नोसिस किया जाता है, तो वो देखते हैं। कोई भी डॉक्टर कैसे पता चलता है कि उस पेशेंट को अस्थमा हुआ है, या फिर हमें कैसे पता चलता कि हमें अस्थमा हुआ है। तो दोस्तों कोई भी डॉक्टर सबसे पहले पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाएगा। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में क्या होता है, जो FEV और FEV1 होता है, उसका जो रेशियो होता है वो डिक्रीज होने लगता है। अब FEV क्या होता है, फोर्सफुली एक्सपिरेशन वॉल्यूम होता है। दोस्तों इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, या फिर किसी और वीडियो में बात करते हैं, इसका अलग एक वीडियो बन सकता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का। तो दोस्तों अभी के लिए हम याद रखते हैं कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें क्या होता है, FEV और FEV1 का जो रेशियो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि हमें अस्थमा हो चुका है। इसके बाद जो डॉक्टर होता है क्या करवाता है, ब्लड एग्जामिनेशन करवाता है। ब्लड एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, हम CBC करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। अब कंप्लीट ब्लड काउंट में क्या होता है, इओसिनोफिल्स जो होते हैं हमारे, वो इंक्रीज़ हो चुके होते हैं, क्योंकि हमें किसी भी टाइप की एलर्जी होती है। तो एलर्जी की वजह से क्या होता है, हमारे ब्लड में इओसिनोफिल्स का रेशियो जो है वो बढ़ने लगता है। इसके बाद एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे क्यों करवाते हैं, क्योंकि जानने के लिए कि लंग्स में जो ब्रोंकियल होते हैं वो उसमें इन्फ्लामेशन हुआ है या नहीं, या फिर जो लंग्स की साइज़ होती है वो देखने के लिए हम एक्सरे करवाते हैं। इसके बाद CT स्कैन करवाते हैं। CT स्कैन इसीलिए क्योंकि ब्रोंकियल अस्थमा के साथ साथ में किसी और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, वो कॉम्प्लिकेशन डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए अस्थमा के, इसीलिए हम CT स्कैन करवाते हैं। दोस्तों ये कुछ हमारे ब्रोंकियल अस्थमा के टेस्ट हो चुके हैं, तो इसी की वजह से हम पता लगा सकते हैं कि हमें ब्रोंकियल अस्थमा है या नहीं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा की ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों ट्रीटमेंट दो तरह से की जाती है, एक होती है मेडिकेशन ट्रीटमेंट, और दूसरी होती है जो हमने आगे कोजेज़ देखे थे उसे अवॉइड कर दिए। दोस्तों आगे हमने कोजेज़ क्या क्या देखे, जैसे पोल्यूशन हो गया या फिर किसी एलर्जी हो गई, तो उस एलर्जी और पोल्यूशन को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो इसकी वजह से हमें अस्थमा डिक्रीज़ होता है, हमारे अंदर नहीं आता है। और दूसरी होती है मेडिकेशन वाली ट्रीटमेंट। मेडिकेशन में क्या होता है, दो तरह की ट्रीटमेंट होती है, एक होती है एंटी इन्फ्लामेटरी और दूसरी होती है
ब्रोंकोडायलेटर देके। अब जो एंटी इन्फ्लामेटरी जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो हमारे अंदर इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस हुआ है उस इन्फ्लामेशन को डिक्रीज़ करती है, उसको घटाती है। इसके साथ साथ में जो ब्रोंकोडायलेटर होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो ब्रोंकस होती है उसे डायलेट करते हैं। तो दोस्तों ये दो ट्रीटमेंट थी। अब हम जो एंटी इन्फ्लामेटरी ट्रीटमेंट होती है उसमें दो मेन टेबलेट्स आती है, एक होती है मोंटेलुकास्ट और दूसरी होती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। एंटी इन्फ्लामेटरी में किसी भी डॉक्टर सबसे पहली चॉइस होती है वो ये दोनों टेबलेट होती है, इस दोनों में से किसी एक को प्रीफर करते हैं। उसके साथ साथ ब्रोंकोडायलेटर होते हैं, उसमें कौन कौन सी आती है, उसमें डेरिफाइलिन आती है, उसमें थियोफाइलिन जो कंपोनेंट होता है वो होता है, वो क्या करता है, जो ब्रोंकस होती है उसमें डायलेटेशन करता है। उसके साथ साथ क्या होता है, साल्ब्यूटामोल और लियोसाल्ब्यूटामोल, ये दोनों में से एक को इनहेलर थ्रू इंजेक्ट किया जाता है या फिर नेबुलाइजर के थ्रू हमें एक नास दी जाती है। वो सीधी क्या करते हैं, हमें जो हमारे ब्रोंकियल ट्री होती है उसमें इंजेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों ये हो गई हमारे ब्रोंकियल अस्थमा की ट्रीटमेंट। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आगे ऐसे मेडिकल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।